नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और दुश्मन के किसी भी दुस्साहस से माकूल तरीके से निपटा जाएगा। सेना प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी बताया कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर हालात स्थिर हैं, लेकिन इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तार से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि इससे रणनीतिक सोच को फिर से तैयार करने में मदद मिली, क्योंकि भारतीय सेना ने आतंकी ढांचे को खत्म करने और इस्लामाबाद की लंबे समय से चली आ रही परमाणु बयानबाजी को धता बताने के लिए अंदर तक हमला किया। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और भविष्य में किसी भी दुस्साहस का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि तीनों सेनाओं के तालमेल को दिखाने वाला यह अभियान सीमा पार आतंकवाद के लिए भारत का सोचा समझा और मजबूत जवाब था, जो तैयारी, सटीकता और रणनीतिक स्पष्टता दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था और वह जमीनी हमलों के लिए तैयार थी। जनरल द्विवेदी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि उत्तरी मोर्चे पर हालात स्थिर हैं, लेकिन लगातार नजर रखने की जरूरत है। नए सिरे से संपर्क और भरोसा बनाने के उपायों से हालात क्रमिक तरीके से सामान्य हो रहे हैं। सेना प्रमुख ने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में हैं। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि भारत जमीन से आक्रामक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था और अब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह कथन अपने आप में उस भ्रम को तोड़ने के लिए काफी है जो सीमा पार बैठा तंत्र अक्सर पाल लेता है। सेनाध्यक्ष ने खुलासा किया कि सीमा के उस पार 8 आतंकी ठिकाने अब भी सक्रिय हैं और उन पर हर गतिविधि भारतीय निगरानी में है। यह बयान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी है कि अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। किसी भी हरकत का जवाब तत्काल और निर्णायक होगा। यह नया भारत है जो पहले सबूत जुटाता है और फिर बिना हिचक प्रहार करता है। सेनाध्यक्ष ने जिस आत्मविश्वास से कहा कि भारत जमीन से कार्रवाई के लिए तैयार था, उससे यह साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सुनियोजित सैन्य प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि सेना केवल नियंत्रण रेखा तक सीमित नहीं है, बल्कि गहराई तक विकल्प तैयार रखे हुए है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु धमकियों की हवा अब प्रभावहीन हो चुकी है। यह कथन बहुत बड़ा संकेत है। वर्षों से जिस डर को ढाल बनाकर सीमा पार दुस्साहस किया जाता रहा, अब वही डर छिद्रित हो चुका है। देखा जाए तो भारत अब परमाणु शोर से विचलित नहीं होता, बल्कि ठोस सैन्य गणना के साथ आगे बढ़ता है। सेनाध्यक्ष ने ड्रोन गतिविधियों पर भी तीखा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि दूसरी तरफ को अपने ड्रोन काबू में रखने की चेतावनी दी गई है। यह संकेत करता है कि आने वाले समय में संघर्ष केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। हवाई और तकनीकी मोर्चे पर भी सेना पूरी तरह सतर्क है। ड्रोन अब केवल जासूसी उपकरण नहीं रहे, बल्कि हथियार बन चुके हैं और भारत इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है। सेनाध्यक्ष का यह कथन कि जम्मू कश्मीर में आतंकी भर्ती लगभग समाप्त हो चुकी है, शायद सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामरिक संकेत है। यह बताता है कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई और स्थानीय स्तर पर बदले माहौल का असर दिखने लगा है। जब भर्ती नहीं होगी तो नेटवर्क सूखेगा और जब नेटवर्क सूखेगा तो आतंक की उम्र खुद ब खुद घटेगी। यह बदलाव केवल सैन्य सफलता नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक विजय भी है। यह दर्शाता है कि आम लोग अब हिंसा के रास्ते को नकार रहे हैं और यह किसी भी दीर्घकालिक शांति की सबसे मजबूत नींव होती है। आइए देखते हैं सेनाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। Your responsible and accurate reporting strengthens public trust and helps present the Army's work in its true perspective. Of course, Op Sindoor was a witness to both, that is the patriotism and over-enthusiasm. So the past year saw a sharp rise in the number and intensity of armed conflicts worldwide. These global shifts underline a simple reality. Nations that stay prepared prevail. In this backdrop, Operation Sindoor, India's calibrated and resolute response to cross-border terrorism, demonstrated our readiness, precision, and strategic clarity. Through our various initiatives, as part of JAY, that is Jointness, Atmanirbharta and Innovation, clarion call given by Honorable Prime Minister in September 25, Year of Reforms, given by Honorable Raksha Mantri in January 2025, and Indian Army's own Decade of Transformation, we can be justifiably very satisfied with the progress made during the year 2025. Now let me take on one by one, especially with the security issues. Northern Front,
The situation along the northern front remains stable but needs constant vigil. Apex level interactions, renewed contact, and confidence building measures are contributing to gradual normalization of situation that has also enabled grazing, hydrotherapy camps, and other activities along the northern borders. With our continued strategic orientation on this front, our deployment along the line of actual control remains balanced and robust. Concurrently, capability development and infrastructure enhancement are progressing through a whole of government approach. As regards the Western Front, following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, agencies, civic bodies, state administration, and other ministries, whether it's MHA, Mayati, Railways, and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. In J&K, since 10th May, the situation along the Western Front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism, and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims, exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. As regards the Northeast, neutral, transparent, and decisive actions by security forces, along with many proactive government initiatives, have led to a marked improvement situation in Manipur during 2025. Peaceful conduct of Durand Cup, resumption of cultural festivals like Shiroi Lili, Sangai, and renewal of suspension of operations, that is SU, with Kuki insurgent groups in September 25, have been key markers of stability. In response to turbulence in Myanmar, a comprehensive multi-agency security grid comprising of Assam Rifles, Army, and Home Ministry is working towards insulating the Northeast from spillover effects. With successful conduct of phase 2 elections in Myanmar, we should be able to engage each other more effectively now. As regards the HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, the Army operated across 2 neighboring countries and 10 states. It rescued over 30,000 people, and during the Punjab floods in Pathankot, some of you would recollect the daring rescue of the CRPF personnel by an Army aviation helicopter from a collapsing building. In the border states, where I have delegated full authority to my div commanders, the Army was able to act even before formal requests were received from states. This reaffirms our role as the natural first responder during HADR crisis. Here, I must mention 14 Rajrif, Dharali, Uttarakhand, which lost 1 JSO 9 other ranks, continued to focus on the complete rescue operation and coordination at the initial stages. And that's what is the military motivation all about. Our 17 HADR bricks which we have planned are gradually taking shape pan-India. Now, the battle of the future will not be won by a single arm or even a single service. It will be a national level enterprise
The Honorable Prime Minister captured this vision through the mantra of Jai, where jointness integrates our effort, Atmanirbharta empowers our capability, and accelerated innovation drives ideas into action. So, based on the lessons drawn during Op Sindoor and in line with the Indian Army's belief that change must come at the velocity of relevance, we prefix the verb acceleration to all our nouns, that is, initiatives. We followed what Subhash Chandra Bose once said: no real change in history has ever been achieved by discussions alone. It was a call for action, and I am happy to say that with guidance from the highest level, full trust of our Honorable Raksha Mantri, and encouragement from all stakeholders, the Indian Army has made significant strides. I shall now touch upon some important tangible updates on the 5 pillars of decade of transformation. Herein I must mention that the urgency for change has been catalyzed by the middle level officers of Indian Army and not by top down for a change. So the first pillar, that is the force restructuring, focuses on reviewing organizational structures to enhance multi-domain combat potency and utilize tail as teeth sharpener. This is a different term, tail as a teeth sharpener. Therefore, we have adopted a spiral development approach centered on organization as well as equipment. We have reoriented and created several structures. Rudra Brigade for high tempo multi-domain operations, Bearer battalions, that is the light commando battalions for agility and disruptive effect. Similarly, Shaktivan regiments and Divyastra batteries for artillery will use US and counter US for extended reach and real-time targeting. Ashni platoons of infantry platoons and some other organizations which are on the design board as of now will enhance precision, surveillance and strike options at the tactical as well as operational level. All of this will enhance our cumulative combat effectiveness. A large number of government sanctioned letters for organizational change have been approved over the past 14 to 15 months, numbering approximately 31, including that of the path-breaking IBJization of a corps and raising of an aviation brigades. The TA recruitment also, as you are aware, physically commenced after a gap of 5 years in year 2025. Moving on to pillar number 2, modernization and technological infusion remains a continuous and dynamic endeavor. Our modernization priorities focus on improving mobility and protection, strengthening network-enabled operations, enhancing communication system, deploying terrain-specific EW system, inducting new generation munitions, and expanding US and counter-US capabilities. Our immediate focus is on innovative kitting of legacy equipment or the platforms. The next phase involves developing new systems and finally culminating in network-enabled multi-domain operations. Advanced EW system, BrahMos, extended range, Pinaka, ELGR system, Pralay missiles, QRSAM with extended range, Lotte munitions, drones, UCAVs are some game-changing equipment in the pipeline. As for the emergency procurement 1 to 6, a concern, they have sharply reduced acquisition timelines and created opportunities for Indian industries. The funding has increased substantially, especially for EP6. For the first time, even the corps commanders have been empowered with emergency procurement powers. The modernization of logistics has included induction of logistic drones and robotic mules in large numbers. Now, this induction is not enough. This time in the central sector itself, approximately 10 tons have been ferried by these logistic drones. Our army-based workshop, which played a key role during Operation Sindoor, have been reoriented from being repair facilities to research and development come production-oriented hubs. Atmanirbharta in ammunition, we are proud to say that 159 out of 175 ammunition categories Indian Army holds have been fully indigenized, that is over 90%. Technology infusion. As my predecessor, General Manoj Pandey, had emphasized, technology infusion is central to addressing future security challenges. And based on that, the year of 24 and 25 were also declared as the year of technology absorption. We have aligned ourselves with all major national technology missions, including 6G and the National Quantum Mission.
A dedicated quantum lab has been established in MCT Mau. In August 25, we launched the Agni Shodh initiative with IIT Madras to harmonize research and development pathways tailored to our operational needs. AI incubation cell is working well at Bangalore in Bell premises. We have introduced India's first sovereign agentic AI in box, a major step towards national vision of self-reliant, battlefield-ready AI. In November 25, under the MOD initiative of Aditi, Raksha Mantri ji launched Indian Army's next generation unified AI platform Ekam AI as a secure mission-grade AI as a service ecosystem. We will now upgrade fine-tuned LLM to sovereign LLM for the same. That will remove all the biases which generally creep into the system. It will help us in effective integration of the battlefield surveillance system, ACCCS Shakti, as well as CIDSS. The secure Sambhav mobile phone has proven highly effective, including during Ops Sindoor, and phase 2 will enhance features is already underway. Now, continuing our drive towards a technology-enabled army, 2026 and 27 have been declared as the years of networking and data centricity. I say again, years of networking and data centricity. We understand that is in this age of acceleration, only one focus may not be adequate for the year. So all my PSOs will concurrently focus on one activity related to their domain of expertise. For example, year of habitat and military nutrition, year of innovation, touching lives, and of course, modern infra introduction. Moving ahead to the third pillar, that is system, process, and functions. We continue to refine organizational mechanisms to adopt best practices, improve efficiency, enhance outcomes, and gradually reorient manpower. Our warfighting doctrines are being updated to fine-tune multi-domain operations. Basically, the ability to fully succeed in all four quadrants. As you understand, all four quadrants of warfare include from non-contact, non-kinetic to contact kinetic. We have refined our tactics, techniques, and procedures across all domains to operate effectively in the broadened battle space, which includes air littorals, cyber, cognitive, EM spectrum, and space. As highlighted last year, we initiated the study on delayering of headquarters to achieve faster decision making. This study is nearly finalized, and near simultaneously, its implementation is also commenced. Last 2 year efforts on technology absorption has proved way for accelerated automation, thus introducing automated delegated decision making and facilitate the skip echelon mechanism. Under the Honorable Raksha Mantri's year of reforms, the DPM has already been revised and the DAP and PDS are advanced stage of revision. As for the fourth pillar is concerned, that is human resource, it remains the Indian Army's greatest strength, and our vision is of human amplification where technology enhances the soldier. Mind you, I keep saying that we must ride on the technology and not allow the otherwise. The welfare and empowerment of our personnel, veterans, Veer Naris and their families remain central to our ethos. Regarding women officers and women soldiers, feedback on performance has been quite encouraging. We are expanding progressively, and as I had mentioned last year, we are now test bedding limited entries into the Territorial Army Home and Hearth with 36 vacancies. We have also opened up medical non-tech as well as Army Education Corps for the same. As announced last year, all women skydiving display team at Batinda was created, and now it has 12 members and they have completed approximately 520 jumps. To strengthen fiscal standards as a team all across the ranks and ensure fit mission-ready units, CPT 26 has been promulgated as a common physical proficiency benchmark from soldier up to the Chief of Army Staff. For the welfare of our veterans, Project Naman was launched in August 2024 with 14 centers. It's a single window for all requirements which a veteran may have. It has from 50 it has expanded to 100, and the 100th one will be inaugurated while at Jaipur
by the Raksha Mantri ji during the occasion of the Army Day Parade. It's a great example of whole of nation approach, partnership with Sparsh, Maiti and private banks, HDFC Bank, Axis Bank. I would also like to thank the 9 banks who have supported our initiative of providing rupees 1 crore accident insurance to our soldiers and veterans, of course, with various preconditions. As regards veterans, all army commanders have personally reached out to all the governors and the chief ministers of various states for the convergence on veterans' welfare and their role in nation building. Veteran Achiever Awards has got a traction where we are already going to achieve 150 at the time of Army Day Parade. As for the jointness integration is concerned, the 5th pillar, Operation Sindoor was a powerful demonstration of coordinated joint service planning and execution. The mandate for jointness and integration has been clearly defined at the highest level. As you are aware, we are progressing towards integrated structures in form of theatre commands. This is a deliberate, consultative and well-synchronized process to which the Indian Army is fully committed from day one. Now to expand the arc of jointness, multi-domain synchronization. Accordingly, the Army has expanded its arc of jointness to deepen cooperation with CAPFs and multiple ministries. Communication support has been extended to forward CAPF units, about 40 BSF and ITBP units, integrated into the Army's Network for Spectrum, that is NFS. We are examining common chains for ammunition, health, services, and supply systems. As for effective multi-domain operations execution, deeper civil-military industry collaboration will be essential. We have conducted convergence capsule at 28 locations along the border states, especially 8 border states where over 700 attendees from the civil side have been there. Even the Higher Command course, which is a classified course, has been opened up for 2 weeks this year for 40 participants from the policy, academia, as well as the industry. Now, in capability building development, the academia industry military troika remains central. The Army has shed traditional inhibitions and continues to reach out, sharing concepts, sending officers on deputation, and opening ranges and testing facilities to the industry. We do encourage veterans to act as a bridge between services and industry as well as academia. We are supporting the funding startups and have started the Army internship program across 8 verticals. We are happy to note that over 50,000 applications were received for 50 vacancies for the period of Jan to June 2026. And aligned with India's foreign policy vision of Vishwabandhu and Vishwamitra, the Indian Army has firmly established itself as a proactive instrument of military diplomacy. We remain a leading contributor to UN peacekeeping with over 4,000 personnel, including more than 100 women peacekeepers deployed across 9 out of 13 missions. Our recent engagements include 3 high-impact president-setting events. The first ever conference on women peacekeepers, Women in Peacekeeping, a Global South Perspective. This was a conclave of Global South held in Feb 2025. The United Nations Women Military Officers Course and Military Medicon with 42 officers from 15 countries in August. And the first ever United Nations Troop Contributing Countries Chiefs Conclave, which brought together senior military leadership from 32 troop contributing nations. Now, these initiatives reinforce India's trusted role in global peace and stability. Recently launched Friends for Life website is now getting major traction. It is to connect all friendly foreign countries officers attending courses in India for lifetime connectivity. As regards nation building, our efforts are aligned to 4 broad lines of effort: border area development, catalyzing economic growth, self-reliance, HADR, and ecological conservation and sustainability. These initiatives leverage the Army's outreach, presence and organizational strength to advance national priorities. Now, guided by the philosophy of Prakriti Sang Sena, Suraksha Bhi, Sarakshan Bhi, the Army has undertaken major ecological and sustainability initiatives. Our 10 ecological task force battalions have planted 10 crore saplings for better coordination. In October 2025, Ministry of Environment and Forest has nominated
Major General rank officers as wildlife wardens in each of these states. We are very closely involved in two conservation efforts, the Great Indian Bustard and the Snow Leopard. As regards sports, 88 international and 457 national medals have been won by Indian Army, which include the 18 boys and 2 girls sports company raised by Indian Army. So overall, as we concluded 2025, I feel that in 2026 we will be able to steadily progress towards a different Indian Army, capable of thinking smart, seeing all, striking deep, moving fast, connecting domains, controlling or coordinating information, standing resilient, and most importantly, winning together with support from each of our countrymen. मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सक्षम, सजग और संकल्पबद्ध है, जो हर चुनौती का सामना पूर्ण तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ करने के लिए सदैव तत्पर है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहाँ तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीएश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए, और वो रीएश्योरेंस के मद्देनज़र हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहाँ तक हमारे आइज़ एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूँकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज़ एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। दूसरा सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है, इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइन्स होती हैं उस लाइन्स को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किल चेन जो है, जिसको हम बोलते हैं, किल चेन के लिए ज़रूरी है कि सेंसर टू शूटर जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इस किल चेन को हमने काफ़ी इस बार इस्तेमाल में लाए और वो काफ़ी इफेक्टिव होने के कारण हम सही जगह पर टारगेट को एड्रेस कर पाए। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एयर लिटोरल की हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा। तकरीबन 97% जो स्पेस है वो आर्मी के इक्विपमेंट से भरी रहती है। उसके लिए हमने कुछ कोशिश की है। सक्षम का हमने अभी एक कार्रवाई की है जिसके लिए ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे वहाँ पे फ्लाइंग इक्विपमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिए CICG, कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारे लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस के लिए हैं, वो सिस्टम्स भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसे सिस्टम हैं, चूँकि ये सिस्टम आगे बढ़ के तीनों सर्विसेज के सिस्टम्स को अपने साथ मिलाएंगे, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है।
तो कहने का ये मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो इसका महत्व बढ़ता जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूँ। जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियंस द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज़ नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज़ आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी और जिसको हमने एनालाइज किया, बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था। उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे ख़त्म हुए। जहाँ तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद इस चीज़ को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला। क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे। इनको हमने काफ़ी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की, अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉट एम्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें ज़रूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अशनी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉट एम्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्रा हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्रा बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएस एंड काउंटर यूएस एंड लॉट एम्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज़ के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है।
तो ये कुछ छोटे मोटे मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे। तो आपने दो बातें पूछी हैं। सबसे पहले ड्रोन। अभी ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता था। अगर 5,000 ड्रोन देखता था। 5,000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूँ तो उतने में मायने रखता हूँ कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में लंबाई में आप 10,000 ड्रोन्स देखते हैं। तो ये तो मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की हमने तैयारी शुरू की है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब शुरू में हमने ड्रोन एक्वायर करना शुरू किए तो जो बहुत छोटे छोटे ड्रोन थे वो भी ड्रोन उसके साथ कॉस्ट लगा के दिए जाते थे हमको, और जो आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था उन ड्रोनों को खरीदना। उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने ये डिसाइड किया कि जितने ज़्यादा ड्रोन हैं हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5,000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया था तब हमने 3 चीज़ की थी। हमने लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमने टेक्नो कमांडर्स बनाए थे और टेक्नो वॉरियर्स बनाए थे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहाँ पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑप सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर जैसे। तो जैसे ही लड़ाई जितनी चलती जाएगी हमारे पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उतने ड्रोन बना सकें। ये बात है। जहाँ तक दूसरा आपने सवाल जो पूछा था, दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें ज़रूरत है? जवाब है हाँ। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हम ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं पूनम जी की। पूनम जी ने पूछा है कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है और ड्रोन जो दिखाए दिए हैं उसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने J&K में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फ़ौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है, पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को, और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है।
फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना है ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव ये कितनी ज़रूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो अगर वैक्यूम होगा तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज़ क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज़ को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज़ सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ एडीजी स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज़ ये है हमने इन्फो ऑप्स ग्रुप्स और इन्फो ऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे ज़रूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए। तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है इसलिए 24 घंटे इसको नज़र रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज़ को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा ऑफ सिंदूर के टाइम पर हमने डीआईबी के साथ और मैती के साथ मिलके बहुत सारे यूआरएल्स, यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा हमारी तैयारी बहुत थी, और अगर आप उस ट्वीट को देखें जिसको हम बोलते हैं जस्टिस सर्व्ड ऑपरेशन सिंदूर, आज की तारीख पे वो 23 मिलियन हिट्स ले चुका है। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे इट नीड्स कांस्टेंट विजिल। इसका मतलब ये हुआ कि हम धीरे धीरे दोनों साइड्स अपना ट्रेस फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 24 को आपको पता है कि किस तरह का एक हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके पहले कज़ान में दोनों टॉप लीडर्स मिले थे, उसके बाद आई थिंक तियानजिन में मिले थे, और दोनों के बीच में इस टाइम के बीच में हमारी
SR लेवल की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसी प्रकार से हमारी WMCC मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इन सब उसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री जी 2 बार मिल चुके हैं उनके रक्षा मंत्री जी से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिल चुके हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से. So since you spoke in English, I'll answer in English hereafter. So as a result, now what is happening, that there is a kind of a sense of urgency and sense of acceptance from both the sides to keep the borders as calm, as quiet as possible. And how to go about it? How to go about it? Firstly, to keep the communication open. So now what we have done, that we have various levels of talking echelons. They speak to each other and make sure the minor issues are resolved at that place and not made into a major issue. So we have a station level meet, we have a CO level meet, and so on up till the corps commander. And wherever such meetings were not taking place, we have proposed in the Eastern Command also to have such meetings. The aim is to resolve the issue as early as possible, as fast as possible, as amicable to both sides as possible. And this has actually drawn the results. And many places, small misunderstanding could lead to problems. We have sat down together and solved the issue. This is how we are going about it. As far as the issues of the force reduction and force deployment is concerned, I would like to just say that it is a matter of time, space, and resources. So what we look at, the forces should be placed in such a manner that they should be able to reach a particular deployment within the stipulated time and within the stipulated numbers. So that is something which we are looking at for the time being. Now, to handle this situation, 2 groups have been formed. One is the expert group, and second is the working group. As far the expert group is concerned, you are aware, looking at the boundary delimitation, and as far the working group is concerned, is looking at the boundary management. So once these groups give us some additional guidelines, based on that, on ground developments will take place as of today. So as far the new organizations are concerned, like I have told you, that we are looking at the Bhairav battalions, in total 25. We are looking at Shaktiman in terms of 13 to begin with, 15 to begin with, and thereafter add 11 more. We are looking at Divyastra, which will be 34 Divyastra batteries. We are looking at Rudra brigades. To begin with, 2 already implemented. We are looking at 7 more. Probably in phase 2, we will be commissioning 4. Besides this, the armored and mech are also having similar kinds of organizations. As we kind of carry out the validation, we will be kind of having that approved and moving ahead. As far the integrated battle group is concerned, last year I had told you that it's on the table, and now it has been approved. This will be, of course, having the each IBG will be able to take on approximately 16 plus minus units under its control, and it will be commanded by a Major General. It will also have a fire support group, which will also be commanded by a Major General. And once we settle down with this IBG, based on that, in future we will also be looking at more modifications coming in our way. I also would like to tell you that we have created a Futures and Transformation Cell in Indian Army under a 2-star. This has been created to handle all these new structures which is coming out, which is directly under the Chief of Army Staff Strat, so that the decision making is fastest. In later on situation also, we'll be looking at, should we look at RTRAC, that the training command also to become a futures command. We're already having the series of presentations, and this may also become a futures command in itself. This is for the time being which we have carried out the major changes, and of course EW brigades and other issues, aviation brigades have already given out during the preamble. The second issue which I've asked is basically the troops relocation. The way I have explained that the deployment is a factor of TSR, that is the time, space and resources. So we always work on that factor. Based on that, some readjustments have been carried out. And this readjustment have been carried out to make sure that we should be able to timely apply the forces as per the operational requirement. Our wish list is very, very high. But even if the wish list is high, is the market ready to supply to you? As of now, since the wish list is new and it's in an accelerated form, the answer is a big no. Therefore, we have to depend on the global. But global is not the answer. Therefore, what we look at,
that long-term acquisition will only be carried out based on the Atmanirbharta call. That is why you are finding that the EP which has been carried out is, we have to firstly identify which is the Indian equipment which is suiting us. So the Indian manufacturers are providing us some equipment. As far as the Indian content is concerned, we'll have to see the Indian content is as per our satisfaction, and its utility in the divergent terrains on the northern front, on the western front, it's meeting that requirement. So in the emergency procurement, we are taking a limited number. And based on that, we will go for a larger number, because then the trial also which is required will also be limited, because it's already being used by us. That is the reason. So therefore, when we say that the emergency procurement has been given, it has been given to fast track the procedure and fast track the acquisition. That is what we are looking at. The second thing is what we have to understand, that as far as the routine acquisition is concerned, it takes long time. If you remember, the authorized cycle is approximately 3.5 years, but it takes 5 to 6 years also. So what we want now, we have to look into 3 ways: emergency procurement, fast track procedure, and the modified DAP which will come through, we will include that also. So these are the 3 ways we are looking at as far as the acquisition is concerned. Now coming on to 170, you had asked 2 questions, Bangladesh and air defense. So as far as Bangladesh is concerned, what we need to understand, that anything which is happening under the guidance. You asked in Hindi or English firstly? हिंदी में. तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है. अगर वो इंटरिम सरकार है, तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए. सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं. भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं. जो उनके वहाँ पे चीफ हैं, उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है. उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है. आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था, जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी. उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है. इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है. जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें, तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त. भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं. जहाँ तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. हमारा जो कोर ग्रुप होता है, इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए. और जहाँ हमें एश्योरेंस चाहिए, हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं. हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं. हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई. आपने अगला सवाल पूछा था आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर. तो आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि आर्मी एयर डिफेंस जो है हर लेवल पर है. यानी कि स्पेस से शुरू होता है, वो नीचे हमारा कहना चाहिए 30 से 150 मीटर तक जाता है. क्योंकि आपने देखा जो उनके FPV ड्रोन्स आते हैं, जो आते हैं, वो आपके इसी रेंज पे आएंगे, हाइट पे आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ लेयर शुरू में हमने छोड़ दी थी, जैसे कि पहले हम Zu-23, L-70, इन सबको हम समझते थे ऑब्सलीट इक्विपमेंट हो गए हैं. हमने इनको अपग्रेड किया था क्योंकि हमारी ज़रूरत थी. आज की तारीख पे उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपग्रेड कर रहे हैं. उसी प्रकार से जो हमारे रडार्स थे, जो रडार्स बड़ी चीज़ें देख सकते थे, छोटी चीज़ें नहीं देख सकते थे, उनकी अहमियत तो है. लेकिन जो छोटे क्रॉस सेक्शन के रडार्स देख सकते हैं, जो ड्रोन्स देख सकते हैं, उनकी अहमियत बढ़ गई है. इसीलिए जो लास्ट हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था, इसमें हमने LLR काफ़ी खरीदे हैं. क्यों? क्योंकि आज की तारीख पे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो उनकी नज़र में आते हैं. तो हमें आज की तारीख में काबिलियत चाहिए जो छोटे ड्रोन्स देख सके और छोटे ड्रोन्स को एंगेज कर सके. तो ये जो हमारी एयर डिफेंस यहाँ से शुरू होती है. उसके अलावा आपको पता है कि QR-SAM जो मॉडिफाइड है, आकाश प्राइम आपको पता है जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से LR-SAM भी कार्रवाई हो रही है. और ये सारे जो हैं, ये सुदर्शन चक्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था, ये उसके तहत शामिल हो जाएंगे.
और इस चीज़ को हमारी DRDO देख रही है, जिसमें कि सोर्ड एंड शील्ड का कॉन्सेप्ट है, यानी देखो, उसको एंगेज करो और डिस्ट्रॉय करो, तीनों चीज़ उसमें शामिल होंगी। और इसमें हमने एक हमारे ब्रिगेडियर भी वहाँ पे DRDO में पोस्ट कर दिए गए हैं, जो इस चीज़ में पूरी प्लानिंग स्टेज से शामिल हैं, ताकि सुदर्शन चक्र जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो हर जगह पर उसमें आर्मी, एयरफोर्स और समन्वय रहे नेवी के साथ भी। Asked basically about the ceasefire violations. So let me tell you that in 2025 there were 139 ceasefire violations which took place, but majority of them were basically during the 124, if I can say that specific, were during the Op Sindoor. And the balance one which are there were minor ones. What happens when a new unit comes? By the time, at times, if you have served in, of course, you won't have served in LC, but what I'm saying is, in line of control, when the tree also moves, it looks like that people are coming to attack you. So when the new unit, especially in case of Pakistan, the new unit moves, they are generally at times scared and they carry out a prophylactic firing. In our terms, prophylactic firing will also be looked at as ceasefire violation. So that is the kind of ceasefire violation has taken place. Otherwise, no major ceasefire violation has taken place. The second issue, what you have asked, is recalibration of forces south of Pir Punjab. So as far as forces are concerned, as of today, we are not relenting at all. No forces are coming back, because in my wisdom, today 140 approximately still the terrorists within the hinterland are likely to be there, out of which only 10 could be the local terrorists, rest all could be the Pakistani terrorists. If that be the case, I cannot sit at rest. Therefore, we are not relenting at all, and the forces which were placed there, in addition, those forces are still there, and we will not back down as of today. Manu Papi ji asked the question about the budget. So I would like to just tell you that this time we are hoping for some increase in the budget. Because if Atmanirbharta is the clarion call, then the Indian industry also has to be reassured. That is point number one. The second issue is the budget last year. If you see that capital acquisition, we were given a particular number, but finally we landed up signing somewhere 80,000 crores. And this was LCH itself was approximately 40,000 crore. What it means that as the government is concerned, government has said that if you wish to spend money and you got a scope, don't worry on that. We will get you the money from somewhere. For example, this time also 33,000 has been given out. We may have signed approximately 20 approximately, but we are looking at finally reaching 50. And government is assured, don't worry. As far as we are concerned, we should be able to give it to you. That is the assurance which has been given. Your question is, what are the priorities what we are looking at? So if the priorities, if I have to look at, firstly, I have divided battlefield awareness, because what I said, force visualization, force application and force preservation. These are the three pillars I always look at. So battlefield awareness will give me the force visualization as well as where to apply and where to preserve. Command and control. So somebody rightly asked, as far as the artificial intelligence is concerned, it's firstly the OODA cycle which is there, it gets enhanced and much faster because of this command and control. So we are paying a major attention to that. Force application I've already told you, and preservation and protection, because now the non-state actors also have today access to a lot of technology which can be used for attack. Therefore, the domain of protection and preservation, which was only, let's say, for the military, now we also look at the civil side. We saw in Punch that how they targeted our Gurdwara and other places. Therefore, I need to protect and preserve that also. Therefore, I need to spend money towards that side also. And of course, sustenance and support, which is an ongoing factor. It's more applicable to the army because it's a large army, and our revenue expenditure, even for sustaining in terms of ammunition, arms, and the equipment, including kitting, comes from the revenue. Therefore, it will always remain very high for us. So this is as far as your question is concerned. Then Rahulji, you asked about the Northern Front and about the Shaksgam Valley. So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. And in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0,
we do not accept it and we consider that it is a illegal action which is being carried out by the two nations. जहाँ तक आरटी रेंज का सवाल है, आरटी रेंज जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ आरटी गन की बात कर रहे हैं, और चूंकि आरटी गन की बात कर रहे हैं तो इसमें जहाँ तक मैं खुद वहाँ पे आईआईटी मद्रास गया था, मैंने उनकी वहाँ पे प्रोग्रेस देखी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो काफ़ी इनकरेजिंग प्रोग्रेस है। और अभी टाइमलाइन तो उसमें हम फिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव फीडबैक आया है और रैमजेट टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी हमें लॉन्गर रेंजेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इस रैमजेट टेक्नोलॉजी को मार्टी गन्स पे फिर नहीं रोकेंगे। फिर जहाँ तक हमारे पिनाका जो हैं, तो पिनाका रॉकेट में भी अगर हम इसको लगा सकते हैं तो हमें इससे ज़्यादा रेंज मिलने का फ़ायदा होगा। और ये रैमजेट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आगे भी इस्तेमाल होती रहेगी। उसी प्रकार से DRDO भी इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहा है। तो मेरा तो सोच विचार ये है कि 2026 के सेकेंड हाफ में हमें इसमें काफ़ी सफलता हासिल हो जानी चाहिए। दूसरा आपका सवाल था जोरावर टैंक के बारे में। तो जोरावर टैंक अभी तक सिर्फ एक बनाया गया है जो कि हाई एल्टीट्यूड में अभी डिप्लॉयड है। उसमें कुछ कमी पेशी आई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, और हाई एल्टीट्यूड में चूँकि और भी नए फैक्टर्स आते हैं और इन सारी चीज़ों को फिर आपने रिपेयर करने के लिए नीचे लाना पड़ता है। तो चूँकि अभी वो नीचे नहीं आ सकता है तो एक दूसरा हज़ीरा में एक टैंक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो कि अभी हम वेस्टर्न बॉर्डर्स में उसको ट्रायल्स के लिए भेज रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये इसके काफ़ी हद तक इसका प्रोटोटाइप बन चुका है, बट जो छोटे मोटे जो इसके मेजर असेंबलीज हैं उसमें जो खामियां आती हैं उसको दूर करने में भी वक्त लगेगा, इसलिए इसमें टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2029 के आसपास अगर इंडक्शन शुरू हो जाएगा तो उसका काफ़ी फायदा होगा। Then moving on to Srinjay, you asked about the Striker and the tank overhaul. So the Striker is concerned, it is one of the options we are looking at because we need a platform. We should be able to utilize it very well in the northern front, and it should have all the capabilities in terms of protection, in terms of firepower, in terms of mobility. So if there's an Indian option to it, we will prefer to go for Indian option. If not, then definitely we are looking at other options also. Striker is also one of those. Coming on to the second factor, what you asked for is about the tank overhauling. So what we understand that because of the force majeure factors, some spares which were required to be provided to the AVNL from the OEM could not come in time or got delayed. As a result, the overall has got some slippages. Secondly, AVNL did not have that much of capacity which we were supposed to be having. So this time what we have done, we have also taken the help of 505, the Army base workshop which is there. And this workshop is also carrying out parallel repairs or the overhauls at this place also. So what we are looking at the PSU, we are looking at Army base workshop, and if there is an industry which is ready to come forward and help us out, we will be surely ready to reach out to them and give them the contract also. But I can just assure you it does not affect in any way our operation efficiency, because we take this corrective action at the right point of time. It does not mean that the equipment is not usable in that particular time. As far as the quality is concerned, I do not have any reports of any quality. Some infirmities can always be there, which is something the corrections will take place, which is acceptable to us. Time slippages are there, yes, I agree with you, and we are taking corrective actions towards that side. आपने पूछा था कि ये जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, इसको आप काउंटर कैसे करते हैं। सो जहाँ तक ये सवाल है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप ना भी रिएक्ट करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही रह जाएंगी। तो क्या होता है, प्रोफेशनल्स जो हैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में सच्चाई है, अगर उसमें कुछ सच है, तो उसको हम फिर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके काउंटर एक्शंस लेंगे। बट आज की तारीख पे ये जो साइकोलॉजिकल चलता है, ये इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया वॉरियर्स। इन वॉरियर्स के बीच में ही जो बिना तलवार के लड़ते हैं, वो बिना तलवार की लड़ाई वहीं पे सीमित रहे तो अच्छा है। काउंटर के लिए जो कार्रवाई थी उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत कुछ कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में करेंगे ही। जहाँ भी आपको डाउट होता है, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे या ADG स्ट्रैटकॉम को ट्वीट करके भेजिए, वो ज़रूर उसका जवाब देंगे और आपको सही चीज़ बताएंगे। रही बात हमारे अक्टूबर 24 का, आपने पूछा डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन के बारे में आपको क्या कहना है।
तो जहाँ तक डिसएंगेजमेंट का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 21 अक्टूबर को जो हमने आपस में एग्रीमेंट किया था, उसके तहत जो भी कार्रवाई करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी बात आती है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि WMCC है, आपने इंग्लिश में पूछा था? ओके, so as we already know that the WMCC is there, we have the specialist representative group which is their special representative, and of course the channels which are open in terms of various ministries. So as a result, what has happened, these expert groups and the working groups have been made. Now we are waiting for the outcome of this expert group and working groups. As these expert groups and working group arrive at a particular logical synergistic solution, we will start kind of executing them on ground. So we are just awaiting those kind of instructions. This will take some time, and we are ready to wait. The second question which you had is drone and air littoral. So like I told you that 97% of the airspace as far as the air littoral is concerned is being used by the Indian Army. Therefore, it is mandatory for the Indian Army to look at how to control that. What we have done, that we have UCC, and this UCC, this control center which is there, Unified Control Center, we are keeping at the division level. Now, this Unified Control Center, which is the division level, is not only kind of coordinating the drones which military is using it, that is the Army, Navy, Air Force. It is also looking at which is being used by the CAPF. Is it also looking at the drones which is being used by the drone Didis? It is also looking at the drones which is being flown for the agriculture purposes, and also for reconnaissance, or even for the medical, or even let's say Amazon and others which are flying the drones. So during the conventional operations or during the heightened gray zone, this UCC will come into play. But this UCC is not independent. That is working out with the core headquarter, and core headquarter JATC is integrated with the Air Force ISCCS through Akashtir. So everything is integrated, and that's why UCC is working based on a format called as Saksham. And as we go higher, there are already various AI tools which are there. So all these are at a nascent stage for the time being. As they mature, we will see which is the software which is best suited for us, which has got more integrity in terms of being produced in-house, which is scalable. So based on this, those softwares will be utilized, and artificial intelligence from generative will become agentic at later stage. आपने पूछा कि ऑप सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था, दो स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी, जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था, एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिस मैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे DGM उस टाइम घई साहब थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं, और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, क्यों उनके पास सेटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा। The gap which is there, and could it be space assets also? So as far as the gaps are concerned, what is the maximum gap if you are looking at the technology imbibement in whatever equipment we have, and networking of all this equipment what we have. That's why if your backbone and architecture is not there, every equipment which is working in isolation. It is not giving me the mass effect. It is massing itself but not giving the mass effect. Therefore, it is important for me to network everything and introduce artificial intelligence at the earliest by providing the data connectivity and making sure this data is central, as well as it has redundancy by virtue of Edge Data Center, which we have now inaugurated at the
core level, which Raksha Mantri ji inaugurated in October. So my priority is artificial intelligence and data centricity. And for that, it is something which I'll be able to get from the acquisition, something for the manpower upgradation, and thirdly, the expertise which is lying in the civil domain as of now. Because AI, networking and data centricity is a dual use thing. So I must accept what is best in the civil market, take it, absorb it, and introduce it. This is what is the main thing. As far as space is concerned, yes, the gaps are there. And that's why we are looking at the commercial satellites also. And as you are aware, that very, very good private players have come to the fore today and they're offering their services. So once the DAP gets approved, definitely we'll be able to have a long-term strategic partnership with these players to make sure that we should be able to get the space visibility the way we are looking at. And we should be working towards that. What is important is that the technological advancement is so fast that a normal equipment platform production and technological production cannot be considered on the same scale or the same pace. Therefore, we need a different kind of a pipeline for acquisition of this. This we are working in this DAP. The second question is women into 4 para and 10 para. So we have the Colonel of the regiment sitting here, and definitely after this he will sit with you for the lunch and decide on the kind of parameters how to go about it. But what we need to see that if the standards are same, if the capability is same, and if the India as a nation, society is ready to accept, it can be done tomorrow. I have said earlier also, Kali Mata ka roop. Women cannot be seen as a vulnerable commodity. It has to be strong enough. So, if we look at our society as of today, the society still has got girls' schools, girls' colleges, boys' colleges, and the laws also which are there are of a particular kind. As the army is concerned, army is looking at not gender equality, army is looking at gender neutrality. But today, I am not able to ensure gender neutrality because there are medical authorities which do not allow me, and the team of composition where the females also, they say, no sir, presently it's not possible. I'll give you the example of CPT 26 which I was talking about. I was wanting the standards to be same, but I have not been able to make sure because there has been no positive indications from those females who are serving also. So now what I am doing, I am having the super excellent column. So in 3 to 4 years, I will get to know how many female officers and the other ranks are able to reach that level. If they're able to reach that level, definitely we will open up firstly the supporting arms which are not open, and then the arms, and then of course the special forces. So it's a social change, it's a sequential change, it is a welcome change. But it is gender neutral. Now the third question was rocket force and GDP. So as far as the rocket force is concerned, you had asked. As far as the rocket force concerned, yes, like I said, it is a requirement. Rather, I'll call it rocket cum missile force because you have to mix of both. Now what you said, this rocket force is required at the level of what? Is it required to be at the army level, or it's required directly at the level of MOD or at the CDS level? This is the question which we need to decide. I'll give you the example. As of today, for example, let's say we are raising under artillery. Tomorrow, as the requirement increases and we carry out the accretion, if you see how we went about the Army Air Defense, initially it was under artillery, carried out the complete training and development under artillery. After that, when it became unmanageable under the artillery, it went as a different line directive. Similarly, as far as the rocket force is concerned, initially it will be under the let's say artillery. As and when it increases, based on the size, scope, and the command control, this will see a different avatar. So it's too early to say that how these timelines will come up, because the acquisition pattern will tell us how strong this force will be in what time frame, and then we will take a decision on that. देखा जाए तो कुल मिलाकर सेनाध्यक्ष का संदेश सीधा है, भारत तैयार है, सतर्क है और निर्णायक है। जो इसे शब्दों की बयानबाजी समझेगा वह भारी भूल करेगा। यह चेतावनी नहीं, यथार्थ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।